टेरिटोरियल बिहेवियर। तो टेरिटोरियल बिहेवियर क्या होता है? टेरिटरी, सबसे पहले अगर हम बात करें टेरिटोरियल बिहेवियर में, पहला वर्ड आता है टेरिटरी। टेरिटरी क्या होता है? सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का इलाका, वो इलाका जो कि उससे एसोसिएटेड है, जिसे वो बचाता है, जहां पे वो अपने रिसोर्स को स्टोर करके रखता है, जहां पे वो अपने से एसोसिएटेड फीमेल्स एंड ऑफस्प्रिंग को रखने का काम करता है, वो इलाका उसका टेरिटरी होता है, उसका अपना इलाका होता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं टेरिटरी। दैट इज एन एरिया ऑक्यूपाइड एंड डिफेंडेड बाय बर्ड और एनी अदर ऑर्गेनिज्म। तो एनिमल क्या करते हैं? ऑफन दे मूव ओवर अ लार्ज एरिया or home range during their course of activity. In many species, home range of several individuals overlap in time and in space, but each individual defend a portion of its home range and uses it and its resources exclusively. और इसी बिहेवियर को हम टेरिटोरियलिटी कहते हैं कि एनिमल क्या करता है? एनिमल एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव कर सकता है और वो ऐसा मूव करते वक्त एक बड़ा सा एरिया को कवर करता है। तो उसका जो होम रेंज होता है, वो होम रेंज में ऐसा नहीं है कि खाली वही पाया जा रहा है, और भी वैरायटी के वहां पे इंडिविजुअल्स पाए जा सकते हैं, लेकिन उस होम रेंज का वो हिस्सा जिसे वो बचाता है, जहां पे वो अपने रिसोर्सेस को स्टोर करता है और उस इलाके को वो एक्सक्लूसिवली अपने लिए इस्तेमाल करता है, ऐसे बिहेवियर को हम टेरिटोरियलिटी कहते हैं। और ये जो स्पेस होता है वो टेरिटरी कहलाता है। इट इज टिपिकली डिफाइंड एज ऑक्यूपेशन एंड डिफेंस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया, यानी एक एरिया में जहां पे वो मेजरली अपना काम करेगा और उसे डिफेंड करेगा, वही उसका टेरिटरी होगा। अब एक टेरिटरी क्या क्या दे सकता है? ऑब्वियसली टेरिटरी का जो ओनर होता है उसको अपने टेरिटरी में एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है फूड का, वहां पे वो खाना खा सकता है क्योंकि उसने रिसोर्सेज स्टोर करके रखे हैं। वहां पे उसको अपने मेटिंग पार्टनर मिल सकता है, क्योंकि अगर उससे बहुत सी फीमेल एसोसिएटेड है इस टेरिटरी के मेल से, तो वो बहुत सी अपनी फीमेल्स को अपनी ही टेरिटरी में रखेगा, यानी कि उसको अपने मेट का भी एक्सेस मिलेगा। और वो टेरिटरी उसके लिए सेफ हेवन होता है फ्रॉम प्रीडेटर, कि वो उस टेरिटरी में अपने आप को सेफ फील करता है, जिससे कि उसके ऊपर कोई प्रीडेटर अटैक ना करे। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत से राइवल्स और इंट्रूडर हैं जो कि आसपास प्रेजेंट रहते हैं, जो कि उस मेल पे अटैक कर सकते हैं। इसलिए जब एक मेल एक टेरिटरी के साथ एसोसिएटेड रहता है, तो वो उस टेरिटरी से बेनिफिट भी लेता है और वो उस टेरिटरी को डिफेंड भी करता है, यानी बचाता भी है। अब जब ये डिफेंड करता है अपनी टेरिटरी को, तो ऑब्वियसली इस मामले में उसको कॉस्ट भी पे करना पड़ता है। कैसा कॉस्ट? इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जैसे कि आपके पास अगर एक घर है, तो खाली घर हो जाने से नहीं होता है, उस घर को क्लीन करना, उस घर को घर बना के रखना, इन सब में क्या करना पड़ता है? आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसमें जो भी फैसिलिटीज है वो आपको लाना पड़ता है, उस घर को मेंटेन करना पड़ता है, और जब बात मेंटेनेंस की आती है तो वहीं पे कॉस्ट चला आता है। So model of territoriality consider both the cost and benefit of owning a territory, यानी कि अगर एक टेरिटरी का आप राजा बनना चाहते हो, ओनर बनना चाहते हो, तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा उस टेरिटरी का, लेकिन कॉस्ट भी पे करना होगा। So when the benefit is greater than the cost, the territory defense is economically feasible and will be favored by natural selection, यानी कि जब बेनिफिट का अमाउंट काफी ज्यादा हो कॉस्ट से, जो कि उस टेरिटरी को डिफेंड करने में लग रहा है, तो ऐसे केस में जो है टेरिटरी डिफेंस इकोनॉमिकली फिजिबल माना जाता है। और ये जो नेचर है फिर ये नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा फेवर भी किया जाता है कि भाई कुछ भी करो तुम टेरिटरी में, लेकिन तुम्हारा टेरिटरी तुमको बेनिफिट ज्यादा देना चाहिए कंपेयर टू द कॉस्ट जो कि तुमको उस टेरिटरी में पे करना पड़ता है। कोई भी इलाका है उनका, उस इलाके का केस यही है कि वो इलाके में वो तभी तक रह सकते हैं जब तक उस इलाके का यानी टेरिटरी में उनको बेनिफिट हाई मिले कंपेयर टू द कॉस्ट जो उस इलाके में वो पे कर रहे हैं। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, टाइम एंड सर्चिंग फॉर अ फूड, इन सब में कॉस्ट पे होता है। एंड बेनिफिट मतलब कि आराम से रहना, कोई तुमको आके डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम्हारी फीमेल्स तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऑफस्प्रिंग तुम्हारे साथ है, वो एरिया पूरा फुल ऑफ रिसोर्स है, तो दैट इज व्हाट द होल बेनिफिट। तुमको प्रेडेटर से भी वो एरिया मतलब कि सेफ रखने का काम कर रहा है। तो टेरिटरी जो है इकोनॉमिकली फिजिबल तभी है जब उस टेरिटरी में बेनिफिट हाई हो कॉस्ट के कंपैरिजन। ओके,
जैसे कि यहाँ पे एक टेरिटोरियल बिहेवियर के बारे में बताया गया है कि अगर टेरिटरी की बात करें तो इसमें सिंगल इंडिविजुअल भी पाया जा सकता है या फिर पूरी फैमिली भी पाई जा सकती है। इसीलिए कभी कभी जो टेरिटरी होता है ये ग्रुप के द्वारा डिफेंड किया जाता है, यानी कि ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो सब मिलके इसको बचाने का काम करते हैं, यानी कि एक तरीके से उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। टेरिटरी का जो ओनर होगा उसका लगातार जो है विजिलेंस करना जरूरी है, यानी कि उसमें अलर्टनेस रहनी चाहिए। यानी अगर आप टेरिटरी के मालिक हो या कोई एनिमल टेरिटरी का मालिक है, ओनर है, ठीक है, मालिक है वो उसका, तो उस केस में उसको बहुत ज्यादा अलर्टनेस, उसके अंदर ये फीचर रहनी चाहिए। अलर्टनेस किसके लिए? प्रीडेटर के लिए या कॉन स्पेसिफिक इंट्रूडर्स के लिए, यानी कि सेम स्पीसीज, कॉन स्पेसिफिक इंट्रूडर यानी कि द इंडिविजुअल फ्रॉम द सेम स्पीसीज विदाउट एंटरिंग विदाउट द परमिशन, यानी कि आपके इलाके में कोई आपकी स्पीसीज का लेकिन कोई और इंडिविजुअल एंट्री ले रहा है जिसका वो टेरिटरी नहीं है वो, तो अगर आप ओनर हो तो आप में ये दैट इज कांस्टेंट अलर्टनेस रहनी चाहिए कि आपके इलाके में कोई और प्रीडेटर या आपकी स्पीसीज का कोई और इंडिविजुअल आके एंट्री ना ले रहा है। किस लिए एंट्री लेंगे? ताकि वो आपके इलाके को अपना इलाका बना सके। तो ये सारे फीचर्स जो है एक ओनर के पास रहने चाहिए। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिकल मॉडल ऑफ टेरिटोरियलिटी, जिसमें हम समझते हैं कि ऑप्टिमल टेरिटरी साइज का फीचर्स क्या होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म अपने ऑप्टिमम, एक ऑर्गेनिज्म के पास उसका ऑप्टिमम टेरिटरी साइज क्या होना चाहिए, तो हम ये बोलेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑप्टिमम टेरिटरी साइज वो पॉइंट होता है जहां पे उसको मैक्सिमम बेनिफिट एंड मिनिमम कॉस्ट पे करना है। अब इसके लिए जो है एक छोटी मोटी सी स्टोरी लेते हैं। मान लीजिए इस पर्सन 1, पर्सन 2 एंड पर्सन 3, ठीक है। ये पर्सन क्या कर रहा है? ये एक पेन को बेच रहा है जिसका दाम है 50 रुपीज, ठीक है। ये पर्सन भी पेन को बेच रहा है एंड इसका दाम है दैट इज 20 रुपीज। ये पर्सन भी पेन बेच रहा है और इसका दाम है 10 रुपीज। आपके पास जो है टोटल 100 रुपीज है और जो ये पेन बेच रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, मोर और लेस। तो आपको क्या लगता है आप कौन से पर्सन से पेन लेना चाहोगे? थर्ड वाले से। क्यों? थर्ड वाले से अगर आप पेन लेते हो तो आपको कॉस्ट पड़ेगा 10 रुपए का, लेकिन आपका जो बेनिफिट होगा यानी कि जो आप सेव कर लोगे वो होगा कितने का? 90 का। मुझे बात बताइए, 80 रुपए तो यहाँ भी सेव हो रहे थे, तो आपने सेकंड वाले पर्सन को क्यों नहीं सेलेक्ट किया? क्या ही फर्क पड़ता है 10 में, राइट? सेकंड वाले पर्सन को क्यों नहीं सेलेक्ट किया? राइट। तो कहानी ये है कि सेव तो इधर भी हो रहा था, बेनिफिट तो इधर भी हो रहा था, इनफैक्ट बेनिफिट इधर भी हो रहा था 50 रुपए का। 10 की टॉफी खाएंगे, बताइए, वीपी लहरी जी टॉफी की बात कर रहे हैं। तो कहानी यही आई है कि बेनिफिट तीनों ही केस में हो रहा है, बट मुझे लेना है एक पेन और मैंने थर्ड वाले को पिक किया बिकॉज यहाँ पे मुझे बेनिफिट हाईएस्ट मिल रहा है कंपेयर टू द कॉस्ट विच आई एम पेइंग विच इज मिनिमम। तो मैं थर्ड वाले पर्सन से ही पेन खरीदूंगी। सेम ऐसा ही केस होता है ऑप्टिमम टेरिटरी साइज में कि बेनिफिट शुड बी वेरी हाई कंपेयर टू द कॉस्ट आई एम पेइंग। बेनिफिट भी बहुत हाई है, कॉस्ट भी बहुत हाई है, तो जो नेट बचेगा वो क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, राइट। जैसे कि पहला वाला केस था, बेनिफिट अभी भी आपके पास हाई है, दैट इज 50 रुपए का, लेकिन कॉस्ट भी हाई है 50 रुपए का, तो वहां पे जो नेट बेनिफिट हो रहा है वो 50। सेकेंड वाले केस में नेट बेनिफिट 80 रुपए का, थर्ड वाले केस में नेट बेनिफिट कितने का? 10 रुपए, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है
वो केस सेलेक्ट किया जिसमें कि मेरा मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम बेनिफिट हो, यानी कि नेट बेनिफिट मेरा मैक्सिमम। ऐसा ही केस ऑप्टिमम टेरिटरी साइज में भी होता है। अब यहाँ पे जैसे कि केस दिखा के रखा है, so the territoriality is economically feasible in the area where the cost है ये ऑरेंज वाला और ग्रीन वाला है बेनिफिट। So where the cost and the benefit curve, that is the optimum territory size, is where the benefit minus cost is greatest। यानी कि बेनिफिट माइनस कॉस्ट जहां पे सबसे ज्यादा आपको ग्रेटेस्ट मिलेगा, यानी कि लार्ज मिलेगा, वही एक्चुअल में आपका ऑप्टिमम टेरिटरी साइज बनेगा, ओटीएस बनेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर बेनिफिट भी ओके ओके है और कॉस्ट भी ओके ओके है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी ऑप्टिमम टेरिटरी साइज। क्यों? जूम करती हूँ। अब इसके अगर मैं बगल में एक लाइन बनाती हूँ या इसके ऊपर में अगर लाइन बनाती हूँ तो मुझे जो नेट वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? क्योंकि मैं एक लाइन बना ही देती हूँ तो समझने में आसान है। अगर मैं एक पॉइंट ये ले लूं ए, एक पॉइंट ये रहा बी और एक पॉइंट ये रहा सी, तो मुझे बताइए इन तीनों ही पॉइंट पे मुझे जो बी माइनस सी का जो लार्ज वैल्यू मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? क्योंकि ए पे और सी पे जब आप माइनस करोगे ना बी माइनस सी का, तो वो वैल्यू जो है बी के कंपैरिजन में काफी छोटे छोटे मिलेंगे, यानी कि जो नेट बेनिफिट आपको मिलेगा वो काफी छोटा होगा। और बी पे देखिए लाइन काफी बड़ी है, दैट इज इंडिकेशन कि इन दोनों के बीच का जो मुझे दैट इज वैल्यू मिलेगी माइनस करने के बाद, दैट विल बी हायर। इसीलिए हमने बी पॉइंट पे टेरिटरी, ऑप्टिमम टेरिटरी साइज इंडिकेट किया है। अब देखिए क्या किया गया है, बेनिफिट को बढ़ा दिया गया और कॉस्ट को उतना ही रखा गया। तो देखिए अभी टेरिटरी साइज में थोड़ा शिफ्ट आ गया है, राइट? टेरिटरी का जो साइज है उसमें थोड़ा सा शिफ्ट आया है और जो नेट बेनिफिट है वो भी बढ़ गया है। क्योंकि अब बी पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे कहाँ मिलता, यहाँ पे ये वाला केस मेरे को मिलता। अब ये देखिए ये वाला केस, तो यहाँ पे जो है मुझे बेनिफिट हाईएस्ट मिलेगा कॉस्ट के कंपैरिजन में। तो इन दोनों का जो मैं माइनस करूंगी कि हाँ कितना कॉस्ट है और कितना बेनिफिट है, तो जो मुझे वैल्यू, जहां जिस पॉइंट पे मुझे वैल्यू सबसे लार्जेस्ट मिलेगी वो वैल्यू मुझे बताएगा कि भाई यहीं पे ऑप्टिमम टेरिटरी साइज होगी। सो इफ वी इंक्रीज द बेनिफिट of a territory, the economically feasible territory size increases and the optimal territory size will also increase। तो अगर आप बेनिफिट को बढ़ाएंगे तो आपके टेरिटरी का साइज भी, ऑप्टिमम टेरिटरी का जो साइज है वो भी बढ़ जाए। लुक एट दिस, ये ग्राफ देखिए, यहाँ पे भी देखिए, ये जो ये वाला डैश वाला ग्राफ है दिस इज फॉर बेनिफिट, और ये जो रेड वाला स्ट्रेट लाइन जा रहा है दिस इज अ कॉस्ट। ये ग्राफ बता के रखा है। अब हमको ऐसा पॉइंट ढूंढना होता है जहां पे बेनिफिट हाई हो कॉस्ट के कंपैरिजन में। तो देखिए इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पे अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे क्या है, यस मुझे ए पॉइंट का स्टेटस बताइए, बेनिफिट और कॉस्ट के मामले में कौन बड़ा है कौन छोटा है? यहाँ पर कॉस्ट और बेनिफिट दोनों बराबर है। इस पॉइंट पर जहां से ये आपको लाइनिंग मिल रही है, ये बता रहा है बेनिफिट बड़ा है क्योंकि बेनिफिट यहाँ गया है, वाई एक्सेस पे ही कॉस्ट और बेनिफिट दोनों प्रेजेंट हो रहा है, तो बेनिफिट यहाँ गया है। और कॉस्ट देखिए, कॉस्ट ये रहा, दिस इज कॉस्ट, दिस इज बेनिफिट। तो जो नेट बेनिफिट होगा, भाई नेट बेनिफिट कितने का हुआ, वो कौन सा होगा, वो ये वाला एरिया होगा, ये राइट। बी माइनस सी आप करोगे तो ये जो शेड मैंने एरिया किया है वो एरिया एक्चुअल में एक वैल्यू बताएगा, इसलिए यहाँ पर ये वाली लाइन जो है मैंने खींच रखी है। समझ में आया? और अगर मैं सी पॉइंट को देखूं तो सी पॉइंट पे भी सेम केस है,
कि भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भी बी और सी बराबर होंगे। अच्छा, व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे नया लाइन मार दूं, बेनिफिट थोड़ा कम हो गया। एग्जैक्टली अभी भी डी पे जो है बेनिफिट इज हायर रेदर देन कॉस्ट, ई पे भी बेनिफिट इज हायर कंपेयर टू द कॉस्ट, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वही सारा खेल खेल रहा है। जैसे कि कॉस्ट का ग्राफ इधर आएगा और ये रहा बेनिफिट का ग्राफ। ठीक है, ई के लिए लेते हैं, ई के लिए बेनिफिट का पॉइंट ये रहेगा और कॉस्ट का ये रहेगा। ठीक है, बी के लिए देखिए, बी के लिए सीधा लाइन लेती हूँ। तो यानी कि अगर मैं एक रफ डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ये देखिए, जो नेट बेनिफिट होगा फॉर पॉइंट डी वो इतना है। ठीक है, नेट बेनिफिट फॉर पॉइंट ई वो इतना है। ओके, एंड नेट बेनिफिट फॉर पॉइंट बी वो इतना है। तो देखिए और बताइए कौन ज्यादा बड़ा है, किसका नेट बेनिफिट बड़ा है। अगर मैं देखूं तो इसका जो है सिर्फ इतना है, इसका इतना है और इसका इतना है। अगेन भी एग्जैक्टली ओवरऑल बेनिफिट कम हो गया है, मतलब जो नए पॉइंट्स मैंने क्रिएट किए हैं वहां पे ओवरऑल बेनिफिट कम हो गया है। तो वही बोला है कि इस मामले में जो पॉइंट बी होगा दैट विल बी हैविंग ऑप्टिमम टेरिटरी साइज, बिकॉज एट दिस पॉइंट द बेनिफिट इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू द कॉस्ट as well as compared to the other points which we have created in this graph. यानी किसी ऑर्गेनिज्म को अगर देखना हो कि उसको कौन सी टेरिटरी लेनी है, कोई एक ही ऑप्शन पिक करना हो, तो वो पॉइंट बी को पिक करेगा एज अ ऑप्टिमम टेरिटरी साइज। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। यहाँ पे भी देखिए वही चीज समझा के रखी है जो कि मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया। इसी ग्राफ को जो है यहाँ पर लाइनिंग के फॉर्म में समझा के रखा है कि एट दिस पर्टिकुलर एरिया वी आर हैविंग द मैक्सिमम बेनिफिट, सो दैट इज व्हाई वी आर पिकिंग द पॉइंट बी एज अ ऑप्टिमम टेरिटरी। ओके, तो जैसे कि हमको पता है कि किसी भी टेरिटरी को डिफेंड करने में कॉस्ट और बेनिफिट दोनों लगता है, तो अगर मैं आपको ये अगर ग्राफ दिखाती हूँ तो क्या मुझे आप, लेट सपोज दिस इज अ स्पीसीज पी, तो क्या आप मुझे पी के लिए ऑप्टिमम टेरिटरी साइज चूज करने में मदद करेंगे? बताइए, पी के लिए ऑप्टिमम टेरिटरी साइज क्या होना चाहिए, यानी किस पॉइंट पे होना चाहिए? पॉइंट ए बी सी डी। अगर मैं पॉइंट ए पे देखती हूँ तो हियर आई हैव गॉट मोर बेनिफिट कंपेयर टू द कॉस्ट, सो दैट इज वाई ये हमारा ओटीएस हो सकता है। क्योंकि देखिए ये पूरा का पूरा ये जो लाइन है वो बता रहा है नेट बेनिफिट को। बी पे अगर देखती हूँ तो बी पे स्टिल बेनिफिट है, ज्यादा है कॉस्ट के कंपैरिजन में, बट लेस बेनिफिट देन ए पॉइंट। ए पॉइंट से बेनिफिट लेस है, दैट इज वाई ए को पिक किया गया। सी पे देखिए, सी का तो भाई साहब के सी हटा दो, बी और सी दोनों बराबर हो गया। और डी पॉइंट देखिए, डी पॉइंट पे तो कॉस्ट ही हाई हो गया है बेनिफिट के कंपैरिजन में। अब चलिए समझते हैं कि एनिमल जो है अपनी टेरिटरी के ऊपर निशान कैसे लगाते हैं। आप लोग कैसे निशान लगाते हैं? घर के आगे नेम प्लेट होता है, राइट, या आपके बिल्डिंग की कोई कलर होता है, या आपके घर का कोई कलर होता है, आपके घर के चारों तरफ बहुत अच्छे गार्डनिंग आपने कर रखी है। सो दीज आर द मार्क्स और दीज आर द इंडिकेशंस दैट आप वहां पे रहते हैं, राइट। लेकिन देखते हैं एनिमल क्या करते हैं। So many animal or group of animals such as pride of lion actively defend the territory and fix area in which
an individual or group exclude other member of its own species and sometimes other species by aggressive behavior or territory marking. तो भाई अपने इलाके को बचाना भी है और उसमें ऐसी भी पहचान ऐड करनी है कि कोई और अगर उस टेरिटरी में एंट्री भी लेना तो वो समझ जाए कि ये टेरिटरी किसी और से बिलोंग करती है। तो टेरिटरी का जो ओनर होता है उसका मेन काम होता है टू ऑप्टिमाइज टेरिटरी साइज अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट एंड बेनिफिट इन्वॉल्व। किसी भी टेरिटरी को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है डिपेंडिंग कि उसमें कितना कॉस्ट और कितना बेनिफिट इन्वॉल्व हो रहा है। The primary benefit of territory is that it provides exclusive access to the particular resource, whether it is a food, mate or sheltered nesting sites. तो बेनिफिट के मामले में ये सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म के पास लार्ज टेरिटरी है तो उसको उस टेरिटरी में रिसोर्स भी बहुत सारा मिलेगा, लेकिन उस टेरिटरी को डिफेंड करने में कॉस्ट भी हाई पे करना पड़ेगा। और जिस एनिमल के पास स्मॉल टेरिटरीज हैं उनको कॉस्ट भी कम लगेगा लेकिन उनको बेनिफिट भी बहुत कम होगा। सिंपल भाषा में कहा जाए तो अगर आपका एक छोटा घर है तो आपको उस घर से मिलने वाला बेनिफिट भी काफी छोटा होगा, बट उस घर को मैनेज करने में आपको एक्सपेंसेस भी कम लगाने पड़ेंगे। 2 रूम का घर है, आराम से आप उसकी सफाई कर सकते, बहुत कुछ तामझाम नहीं करना है, फर्नीचर्स भी कम लगेंगे और उसको इजीली मैनेज भी कर सकते हो। जब चाहो तब पेंट वगैरह भी करवा सकते हो, बहुत ज्यादा भी खर्चा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा सा बंगलो है 7-8 रूम का तो उसकी सफाई में आपको इतना कॉस्ट पे कर, ऑब्वियसली वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। मतलब फैमिली के हर एक मेंबर को अपना अपना एक पर्सनल रूम मिलेगा बिना किसी के साथ शेयर किए हुए, दैट विल बी काउंटेड इन बेनिफिट। सबका अपना प्राइवेसी होगा, पर्सनल रूम होगा। लेकिन उतने बड़े घर को मैनेज करना, उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखना, साफ सफाई, वो प्रॉपर ढंग से वो घर में सारी चीजें काम कर रही है या नहीं, तो ये सब में कॉस्ट भी हाई लगता है। यानी कि सिंपल भाषा में कहें, जितना बड़ा टेरिटरी उतने ज्यादा बड़े बेनिफिट और उतने ही बड़ा कॉस्ट भी जाता है, और छोटे टेरिटरीज में कॉस्ट भी कम लगता है बट बेनिफिट भी कम होता है। ठीक है। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी गेन करता है फूड के फॉर्म में। अगर हम कहते हैं बेनिफिट हुआ तो हम कहेंगे क्या, उसको खाना मिल गया या मेट का एक्सेस मिल गया या उसने अपने बच्चों को अपनी टेरिटरी में तरीके से डिफेंड करके रखा है। और कॉस्ट की बात करते हैं तो किसी भी टेरिटरी में कॉस्ट लगाने का मतलब क्या हो गया, फॉरेजिंग करना, यानी कि उस टेरिटरी को रिसोर्स रिच करने के लिए पहले तो रिसोर्स ढूंढ के लाने होंगे, राइट, और फिर उसको डिफेंड भी करना है, उसको दुश्मनों से बचाना भी है। तो फॉरेजिंग करना, डिफेंड करना, ये सब चीजें क्या करती है, कॉस्ट के फॉर्म में सामने आते हैं कि ये सब कॉस्ट पेइंग है, इसमें आपकी एनर्जी जाएगी, टाइम जाएगा। Territorial use various signal method to maintain the ownership of their territories. अब जो ओनर होते हैं ना टेरिटरी के, उनका कहना होता है कि भाई मैं इस टेरिटरी का मालिक हूं और इसीलिए मैं इस टेरिटरी में क्या करूंगा, दैट इज मार्किंग करके रखूंगा कि ये मेरा इलाका है। मैं कुछ ऐसी पहचान, कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन मैं यहाँ पे ऐड करूंगा जिससे पता चले कि भाई ये मेरा इलाका है। इसके लिए एनिमल्स क्या कर सकते हैं, सेंट मार्किंग कर सकते हैं, यानी कि वो एक सेंट के द्वारा, एक स्मेल के द्वारा अपने इलाके को मार्क कर सकते हैं कि अगर कोई और उस इलाके में जाएगा तो उससे जो वहां से सेंट मिलेगा ना, यानी जो उसको वहां से स्मेल मिलेगी, उसको समझ में आ जाएगा कि ये किसी और का इलाका है। अब ये सेंट मार्किंग क्या करते हैं, ये लोग हमारी तरफ परफ्यूम या डियो तो लगाते नहीं है, तो सेंट मार्किंग ये करते कैसे हैं, तो ये सेंट मार्किंग करते हैं यूरिनेशन के द्वारा, या फिर वहां पे जो चीजें होती हैं, ट्रीज हो गए, प्लांट हो गए, उनमें अपने बॉडी को रब करते हैं जिससे कि उनके बॉडी का जो एक सेंट होता है वहां की चीजों में चला आता है, या फिर फीसिस के द्वारा, यानी कि अपने वेस्ट मटेरियल के द्वारा। क्रिएटिविटी है ये। तो इन सब तरीकों से जो है वो सेंट मार्किंग करते हैं, यानी अपनी बॉडी का जो उनका ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को उस इलाके में वो फैला देते हैं, जिससे ये आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि ये इलाका मेरा है। ठीक है। नेक्स्ट, विजुअल मार्किंग भी कर सकते हैं, यानी कि देखने लायक मार्किंग भी कर सकते हैं, जिसमें कि
ऑर्गेनिज्म का बॉडी कलरेशन या उसका बिहेवियर, मतलब मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म बहुत एक तरीके से आप कह सकते हो एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा है, या वो वहां पे डांस कर रहा है, या वो वहां पे एरिया को डिफेंड कर रहा है, तो ये सब क्या है, कोई भी विजुअली अपनी आंखों से देख के बता सकता है कि वो ऐसा सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उसका इलाका है, तो इसे बोलते हैं विजुअल मार्किंग। नेक्स्ट हो सकता है ऑडिटरी मार्किंग, जिसमें कि साउंड का इस्तेमाल किया जाता है अपने इलाके को मार्क करने के लिए, जिसमें कि वोकलाइजेशन टू एडवर्टाइज द टेरिटरी बाय फ्रॉग, क्रिकेट, लिजर्ड, वुल्फ, बर्ड्स, इन सारे एनिमल के द्वारा अलग अलग टाइप के साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं। उस साउंड से क्या होता है, सामने वाले को पता चलता है कि भाई ये इस इलाके के मालिक हैं एंड दे आर ट्राइंग टू डिफेंड दैट टेरिटरी। ठीक है, जैसे बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स सॉन्ग परफॉर्म कर सकती हैं, बट वो सॉन्ग परफॉर्म करती हैं किसके लिए, हमने देखा है सॉन्ग परफॉर्म करना दैट इज फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए भी सॉन्ग परफॉर्म किया जाता है क्योंकि वो कोर्टशिप डिस्प्ले का पार्ट है। लेकिन इसके अलावा सॉन्ग इसलिए भी परफॉर्म किया जा सकता है बर्ड के द्वारा क्योंकि वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करना चाहते हैं राइवल से। जैसे हमने कहा टेरिटरी के साइजेस अलग अलग हो सकते हैं, तो अभी जो हमने बात किया गोल्डन विंग सनबर्ड, ठीक है, इनका जो टेरिटरी होता है वो मीडियम साइज का होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ फ्लावर फ्रॉम विच इट कैन ऑब्टेन सोर्सेस एंड डिफरेंट, और वहां पे जो फ्लावर्स होते हैं उनसे वो नेक्टर लेने का काम करते हैं। चीता की बात करते हैं तो चीता जो है ये बहुत ही लार्ज एरिया में हंट करने का काम करता है, एंड दैट इज वाई इनका जो टेरिटरी होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, एक्सटेंसिव टेरिटरीज होती हैं। नेक्स्ट, जो नेस्टिंग गैनेट्स होती हैं, ये देखिए इनका बहुत ही स्मॉल टेरिटरी होता है, इतना ज्यादा स्मॉल कि एक बर्ड के टेरिटरी के जस्ट बिसाइड ही जो है दूसरे बर्ड का रेंज पाया जाता है, टेरिटरी पाया जाता है। नेस्टिंग गैनेट का जो एग्जांपल है वो हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है नेस्टिंग गैनेट्स जिनका टेरिटरी का जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटा है। तो जैसे कि अभी फिलहाल में हमने टेरिटोरियल बिहेवियर, बेनिफिट एज वेल एज कॉस्ट का कंसेप्ट समझा कि एक टेरिटरी में रहने के लिए ऑर्गेनिज्म किन किन बातों को जो है ध्यान में रखता है और किस तरीके से अपने ऑप्टिमम टेरिटरी को सेलेक्ट करता है। इसी के बेसिस पे आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है CSIR नेट जून 2017 का। अगला क्वेश्चन है CSIR नेट जून 2016 का, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम CSIR नेट फेब 2022 का। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ टाइम के बाद जो है जिस भी बच्चे का प्रॉपर आंसर होगा मैं उस आंसर को पिन कर दूंगी। तो इससे आपको आइडिया भी लग गया कि टेरिटोरियल बिहेवियर क्या होता है, साथ ही साथ आपका सेल्फ टेस्ट भी हो जाएगा कि आप क्वेश्चंस को कितने अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। और आपको अगर मेरी कोशिश पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, एज वेल एज डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिनको इस टाइप की वीडियो की जरूरत हो। एंड ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में आपको इस चैनल पे जो है जॉब नोटिफिकेशन, PhD नोटिफिकेशन और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड थ्योरी वीडियोस भी मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।